हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 डीवी शेड्यूल के विषय में कि कब तक जारी होगा आपका डीवी शेड्यूल। डीवी से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और सबके बहुत सारे डाउट आए हैं जो कि इस वीडियो में आपको पूरे बताए जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि पॉसिबल नहीं है कि एक एक पर्सन को जो है रिप्लाई देना, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। यदि आपके भी इसमें सिलेक्शन हुए हैं, यानी आप क्वालिफाई हो चुके हैं टाइपिंग, तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी भी कारण से टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और जो आगामी दिनों में यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट 1212 जो पोस्ट आई है और जो 2702 पद है, जो कि सब में आप देखेंगे 2702 पद इसमें बढ़ा दिया गया है, ये 3400 कुछ हो गई है। और इसमें भी 5512, तो इसमें से सीटें कुछ कम की गई हैं, लेकिन ये आगे चलकर जब तक फाइनल होता है तो सीटें बढ़ा दी जाती हैं। इन सब के विषय में बात करेंगे। साथ में ये अभ्यर्थी परेशान है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, बहुत टेंशन है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्या करना है, तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे इसमें। एक बात और बता दूं कि जो लोग आगामी दिनों में टाइपिंग कर रहे हैं वो सतर्क रहें, कुछ नियम हैं इसके, उस हिसाब से करें। आप देखे होंगे अभी भी टाइपिंग जब हुई थी तो इसमें तो पहली बार तो 15,000 लगभग बच्चे बुलाए गए, जिसमें से आधे बच्चों ने कह सकते हैं लगभग छोड़ा। 8,000 कुछ ही बच्चे थे जो कि टाइपिंग दिए, और इसमें से भी लगभग आधे % ही बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाए हैं टाइपिंग। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा हुआ है कि क्वालिफाई नहीं किए हैं। क्या कारण रहा है कि इतने अभ्यर्थी जो है फेल हो गए हैं? तो फेल हुए हैं तो उससे सीखिए आप सभी लोग। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताए थे कि उन्होंने सब कुछ टाइप कर लिया था, बस उनके हिसाब से उनको यही लगता है कि उनके जो है एक लाइन में, लास्ट वाली लाइन में कुछ बाकी रह गया था, तो शायद मैं इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गया या कुछ भी। तो उसको भी मैं क्लियरली बताऊंगी कि ऐसा क्या कारण था। जो मैं बता रही हूँ ये मेरे अनुसार चीज़ें हैं, आप भी समझिएगा। जो लोग इसमें शामिल हैं वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके डीवी शेड्यूल की। तो देखिए, आपके डीवी शेड्यूल जो है आ जाएगा मार्च के एंड तक। अप्रैल में मुझे लगता है आप लोगों की डीवी शुरू हो सकती है, ठीक है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है जून से पहले नहीं आएगा। जब आपकी 1262 वाले जो है डीवी आपकी चलेगी, उसी के संबंध में ही आप देखेंगे कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डीवी, उसके बाद ही नई नोटिस आएगी जो कि एग्ज़ाम को लेके होगी, मुख्य परीक्षा 5512 के लिए, जो कि इसकी परीक्षा मई में कराई जाएगी, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े ही हैं, तो सब लोग समझते चलिएगा चीज़ों को। एक बात और बता दूं कि जितने लोगों के डाउट आए हैं डीवी को लेकर, अब आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियरली बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, कहाँ पर एफिडेविट की ज़रूरत पड़ सकती है और कहाँ पर नहीं। मैं फिर से इस वीडियो में श्योर कर रही हूँ कि जैसे ही आपका डीवी शेड्यूल आएगा, आपको पूरा जो प्रपत्र मिलता है, कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको वहाँ पर भी चीज़ें बताते चलूँगी कि क्या है। तो डीवी के लिए तो निश्चिंत रहिए कि आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आने वाली है कि कहाँ से क्या चीज़ें फिल करनी है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरी गैपिंग है, तो क्या होगा, मैं उस समय भी प्रॉपर आपको सब कुछ बताऊँगी। इस वीडियो को इस लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके डाउट हैं और उसी लिए टेंशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि मेरा तो बैक हो गया था एक पेपर में, फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसा तो नहीं है मैं डीवी से बाहर हो जाऊं, मेरा फाइनल ना हो, तो काफ़ी डाउट है। तो इसी सब पर है ये वीडियो। तो आइए देखिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लिए बात कर लूँ, जिनकी भी डीवी होगी, यानी जो क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग में, पहले उन्हीं की बात हो रही है। तो आपको 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, ये दोनों मस्ट है क्योंकि यही आपकी मिनिमम योग्यता है। CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये सब कब की, तो आपके फॉर्म की क्लोजिंग डेट के पहले का ये सब होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और जो है आपका निवास प्रमाण पत्र जो होता है, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट लगता है। तो देखिए, आपका जो है कुछ लड़कियां हैं जो कि पूछ रही थी कि अब उनका एड्रेस बदलने वाला है। बदलने का सेंस मैं इतना समझ सकती हूँ कि कुछ गर्ल्स होंगी जो कि इस वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी होती है वो एक लंबा समय लेती है, तो उस दौरान बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, कुछ की मैरिज हो जाती है, तो गर्ल्स के लिए खास तौर से प्रॉब्लम होने लगती है कि मैं तो फीमेल हूँ, मैंने तो जब फॉर्म फिल किया था तो मैंने जो है फादर का लगाया था, एड्रेस लगाया था, वहीं उनका कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ लगाया था, तो अब मेरा एड्रेस बदल गया है,
जब मैं डीवी देने जा रही हूँ तो मेरे साथ मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, या मैं वही लगाऊं। तो जितनी भी गर्ल्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि अगर आपकी मैरिज पहले नहीं हुई थी, अब हो गई है, जब आप डीवी देने जाएंगी जब तक में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपको हस्बैंड साइड का नहीं लगाना है, आपको फादर का ही लगेगा, इतना समझिए। ऐसा समझेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए मैरिज की बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि इंटर कास्ट मैरिज शादी करते हैं, तो कोई भी फीमेल होती है उसका कास्ट कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ओबीसी की हैं, आपने मैरिज कर ली जनरल के कैंडिडेट नहीं, यानी सॉरी, मतलब कोई मेल पर्सन है उससे, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है कास्ट बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो फादर का ही लगेगा, मतलब पिता पक्ष का लगता है। और इसी तरीके से आपके निवास में भी वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो इससे आप लोग निश्चिंत रहेंगे कि आपकी जो गर्ल्स की ये समस्या आ रही है कि मेरा अब एड्रेस चेंज हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो उनको कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले लगाया था वही लगाएंगे। अब रही बात, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो डीवी के समय में न्यू चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट और जो निवास प्रमाण पत्र है, तो देखिए पुराना होगा तो चलता है, बस वो ऑनलाइन होना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपका इशू होता है तो यहाँ ऑनलाइन दिखाता है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। वो वाला अगर है, पहले हाथ से बनता था, हाथ से वाला नहीं, ऑनलाइन अगर है तो चल जाता है। और जिनके पास ना हो वो बनवा ले, नया भी चल जाएगा उसमें, ठीक है। यूआर कैटेगरी के मेल और फीमेल जितने भी हैं यूआर में, मतलब जनरल कैंडिडेट, उनको निवास अनिवार्य नहीं होता। आप लगा देंगे तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से सबको बनवा ही लेना चाहिए, वहाँ इतना अनिवार्यता नहीं होती है। बाकी हर कैटेगरी के कैंडिडेट को इसकी ज़रूरत पड़ती है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो एक बार इनका बन गया है सर्टिफिकेट, वही मान्य होता है, वो आपका जो है चल जाता है, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ओबीसी वाले अभ्यर्थी को बताया मैंने, और ईडब्ल्यूएस और पीएच कैंडिडेट ध्यान से सुनेंगे। कुछ अभ्यर्थी जो बता रहे हैं उनका पीएच में है, पीएच की कट ऑफ लगभग 9 दशमलव कुछ ऐसे गई थी, ठीक है। तो उनके जितने नंबर होंगे इससे ऊपर सबके होंगे, लेकिन आपके पास जो पीएच का आपने रिजर्वेशन लिया है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप, तो उसमें एक होता है ना कि कितने परसेंट है जो है, तो उसको शो कराना पड़ेगा, और आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो सही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इनकेस, तो आपको ये कोटे का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आप जनरल में सीधे काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जब आपका फॉर्म भरा गया था उसी वर्ष के बीच का होना चाहिए। नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। अगर आप पहले का नहीं लगाएंगे, अभी नया बनवा के लगाना चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप सभी लोगों को जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ सबकी ऊपर नीचे इसी हिसाब से जाती है, लेकिन आपको तब उसका लाभ मिलेगा जब आपने सही सही सर्टिफिकेट अपना दिखाएंगे तब, ठीक है। तो ये समस्या आपकी दूर हो गई होगी, मैंने जो बताई। कुछ अभ्यर्थी बता रहे थे कि उन्होंने जैसे 10th पास किया, फिर 11th में हुआ तो उनका बैक हो गया था, तो ईयर गैपिंग हो गई है। चाहे आप बैक आ गए थे, जो भी हुआ वो फेल हो गए, मान लो कोई हो 10th में 2 बार फेल हुआ और फिर तीसरी बार में वो पास हो गया, तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो ओरिजिनल है, जो आप हर जगह लगाते हैं, चाहे आप 2 बार में पास किए हो या 12 में 3 साल की गैपिंग हो, ऐसा है तो एफिडेविट इसके लिए नहीं मांगा जाता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, फीमेल के साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं कि भाई वो किसी रीज़न से नहीं पढ़ाई कर पाई, बॉयज़ के साथ भी ऐसे ही कंडीशन हो जाती है कभी, तो कुछ उससे कोई दिक्कत नहीं है आयोग को। आपके पास बस होना चाहिए 10th 12th और CCC का सर्टिफिकेट। CCC में आप क्या कौन से ग्रेड से पास हैं इस भी मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप A ग्रेड से होंगे और कोई सपोज करो कि C ग्रेड से है तो उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी या उनको कम दी जाएगी, आपको ज़्यादा, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट से यहाँ मतलब है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो जितने लोग अपने कोटे का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, चाहे पीएच हो, ईडब्ल्यूएस हो, या जो आपका फ्रीडम फाइटर और ये सभी हैं, सभी के पास सर्टिफिकेट जो आप वहाँ पे दिखा रहे हैं प्रमाण पत्र की तरह से, वो ओरिजिनल और वो सही होना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अन्य की स्थिति में बाहर तो नहीं आप होंगे, लेकिन आपको जनरल में काउंट होगा। फिर जब कट ऑफ लगेगी तो जनरल में अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकेंगे। तो ये मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो रिसेंटली आप बनवा लीजिएगा, वही चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं ज़रूरी है कि फॉर्म में जो भरा था वही। और देखिए तरह तरह के लोग आपको बताएंगे चीज़ें कि अरे ये तुम्हारे पास नहीं है, जब तुमने फॉर्म भरा था तो वो होना आपके पास ज़रूरी है, नहीं होगा तो डीवी से बाहर हो जाएंगे। तो आप इसी टेंशन के मारे एकदम परेशान हुए पड़े हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो जब फॉर्म फिल किया था उसका कोई डिटेल नहीं है, वहाँ मैंने जो मुख्य परीक्षा जो दी थी उसमें जो आप लोग 200 रुपये जो जमा करते हैं उसकी भी वहाँ पर मांगी जाती है डिटेल, लेकिन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे बाहर, कुछ नहीं, ये नहीं भी भरते हैं तो भी चलता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई आपको इतना कॉन्फिडेंस से
बता रहा है तो होता है ना कि मैंने खुद ही सब जगह पे करवाया है, देखा है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ क्लियरली। ठीक है, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा कि ऐसा कुछ है तो वहाँ लोग खुद ही इतने अच्छे होंगे वहाँ पे मेंबर कि आपको पूरा सपोर्ट देंगे। इनकेस कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो ऐसा नहीं कि आज मान लीजिए 12 तारीख है, आज आपकी डीवी है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो आपको बाहर कर दिया, आप फेल हो गए, ऐसा नहीं होता, आपको समय दिया जाता है। ठीक है, फिर भी इतनी सारी चीज़ें आप रख लेंगे। मुझे लगता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके डाउट आ रहे थे ये क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा जो भी आपके डाउट आते हैं आप पूछ लिया करिए, ज़्यादा रहेंगे डाउट तो वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो ये तो रही बात डीवी शेड्यूल कब तक आएगा, कब तक आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके जो आपकी टाइपिंग हुई थी उसमें इतने कम अभ्यर्थियों का नहीं क्वालिफाई होना, मतलब आप देखेंगे लगभग 50% रिजल्ट आया है टाइपिंग का। कारण था रूल्स नियम जो बदले गए उसकी वजह से। और आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि हमने तो किया था लेकिन गलत हो गया। देखिए कोई भी वहाँ किसी के साथ जानबूझ की गलती नहीं करता। ठीक है, क्या होता है हमें ऐसा लगता है कि हमने तो किया। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अभी आप पेपर देने जाइए, कोई भी रिटेन एग्ज़ाम, ठीक है, आप जब पेपर दे के निकलेंगे आपसे कोई पूछता है पेपर कैसा हुआ, तो आपको पता होता है पेपर कैसा हुआ, आप कहें बहुत अच्छा है, तुरंत आप जैसे 100 में बता देंगे लगभग मेरा 70 तो आ ही जाएगा। लेकिन जब आंसर की ऑफिशियल आ जाती है तो ये 70 वाले कैंडिडेट ऑटोमेटिक, मतलब इसमें से मोस्टली कैंडिडेट आ जाते हैं 50 पे। तो ऐसा क्यों होता है? उस समय हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसा है, लेकिन बाद में जब हम आंसर की मिलाते हैं निगेटिव मार्किंग होने की वजह से तो कुछ गलतियां समझ में आती हैं। तो वही चीज़ आपके टाइपिंग के साथ हुई है। टाइपिंग में देखिए बहुत सारे रूल थे, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप सब अगर चाहेंगे तो मैं आने वाले दिनों में जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्पेशली यूपीटीपीएलएससी के जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग के क्या क्या नियम बताए गए, प्रॉपर एक एक लाइन टू लाइन चीज़ें बताऊंगी। पर यहाँ पर यही समझिए टाइपिंग का मिस्टेक, जैसे कुछ अभ्यर्थियों को जो ये लग रहा है कि आपने टाइपिंग तो किया था, आपकी मिस्टेक नहीं हुई है, फिर भी देखिए वहाँ पर आपको दिया था फुल आपके जो है मार्क्स कट रहे थे, मतलब फुल इरर क्या कौन सा है, हाफ इरर कौन सा है, मिस्टेक, उसको भी काउंट किया गया था। अगर आपने मान लो कोई सपोज करिए असिस्टेंट की स्पेलिंग लिखी है और यहाँ जूनियर लिखा, आपने असिस्टेंट इधर कर दिया, जूनियर इधर कर दिया, ये हाफ की मिस्टेक मानी गई थी। और आपको जल्दबाजी 5 मिनट अगर देखा जाए तो कुछ नहीं मैटर करता है एग्जाम के प्रेशर के आगे। तो 5 मिनट में आपको ये तो लगा होगा कि हमने सही लगा। जैसे जूनियर की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है तो वो आपको गलत नहीं दिखा रहा है और आपने आगे बढ़ गए। और जूनियर असिस्टेंट जो यूपीटीपीएलएससी की टाइपिंग होती है, अच्छी बात ये होती है कि चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जहाँ हाईलाइट नहीं होता वहाँ ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपर नए नियम के हिसाब से करिए, गलतियां बिल्कुल ना करिए। आपको वहाँ ये भी बता दिया गया था कि नोटिस में कि जो आप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ परीक्षा लिखा और यहाँ मुख्य लिखा है, तो मुख्य परीक्षा ये 2 वर्ड ही हम प्रेजेंट टाइम में सुधार सकते हैं। यानी गलती मान लीजिए हमने यहाँ पर पूरा ख लिख दिया होता और हम परीक्षा लिख रहे हैं, हमें पता चला कि ये गलत है, तुरंत आप सुधार सकते। लेकिन आप सपोज करिए कि आप मुख्य परीक्षा के बाद अगर स्पेस दे के आगे बढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पर मतलब थर्ड वर्ड को सुधार नहीं सकते। पहले ये नियम नहीं था, अब था। तो इन सबों का छोटा छोटा माइनर चीज़ें थी, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है टाइपिंग में। पहली बात तो 5 मिनट की जो टाइपिंग होती है वो इतना प्रेशर क्रिएट रहती है कि 5 मिनट में आपको करना ही करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो हाथ आपके जल्दी फिंगर चलते हैं, पहले नर्वस हो जाते हैं सभी। थोड़ी सी जब कीबोर्ड की साउंड सुनाई देता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो अच्छा कैंडिडेट का भी वो लगता है कि सबका तेज हो रहा है टाइपिंग, मेरे तो कम नहीं हो रहे हैं। अगर आपके बगल में बैठा हुआ कोई पर्सन है, उसकी आपने देखा कि उसकी फिंगर तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी नहीं, तो ये सब समस्याएं आने लगती हैं। ऑटोमेटिक चीज़ें हमसे गलत भी होने लगता है, प्रेशर तो एग्ज़ाम का रहता ही है। तो ये सब मिस्टेक होते हैं, तो इस सब को बिल्कुल दूर रखें। मैं आपको केवल इसलिए ये सतर्क कर रही हूँ कि आगे के लिए सभी लोग सावधान रहें। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1262 वाले में नहीं हो पाया क्वालिफाइंग आपका टाइपिंग, कोई बात नहीं, आप जो है 5512 वाले में भी होंगे मेरे ख्याल से। जब 1262 में आप शामिल थे 70 नंबर पीटी कट ऑफ आई थी, यहाँ तो कम ही मांगा है, तो इसमें आप लोग होंगे। तो जो लोग भी हैं उसको अच्छे से पढ़िए ताकि मुख्य परीक्षा क्लियर होने के बाद आप जो है टाइपिंग में इस बार वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, और टाइपिंग से संबंधित मैं अलग से इसके क्या नियम कानून आए थे उसको मैं अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें केवल जो अगर आप 5 गलती किए करे होंगे तो उसको माफ़ किया गया था। अगर 5 से ज़्यादा गलतियां शुरू हो गई, मान लीजिए आपने 5 गलती से ज़्यादा गलतियां करने लगेंगे तो एक गलती के
अगर आपने एक गलती की तो 5 सही शुद्ध वर्ड आपके काट दिए जाते थे। तो सोचिए कितना हुआ, आपने तो पूरा टाइप किया होगा ना, आपने उसमें ज़्यादा गलती कर दी तो उसके माइनस हो गए, जैसे ये एक तरह से निगेटिव मार्किंग की तरफ वर्क कर गया। इसी वजह से मुझे लगता है कि टाइपिंग में कम बच्चों का क्वालिफाई होना यही बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है ये रूल्स। ठीक, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो मैंने जैसा कि कहा, मैं आने वाले दिनों में 1262 में जो भी आए थे रूल्स उसको मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आगामी दिनों में वही रूल चलेगा। अगर ये भी है कि अगर आप उस रूल से कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग को लेकर। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग टाइपिंग करें जो लोग अभी कर रहे हैं टाइपिंग, और टाइपिंग को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से करिए। टाइपिंग आना अलग बात है, वहाँ जाके प्रेशर झेलना और क्वालिफाई करना अलग चीज़ है, तो उसको ध्यान रखेंगे। और यूपी में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम, देखिए खुश करने के लिए आपको बताया जा सकता है कि एक्यूरेट आपकी जो है 49 है तो 50 कट ऑफ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। 6 नंबर अपने को ऊपर रखिए, अगर उतना है आपका तो आप मान लीजिए कि उतनी ही जाएगी, न कम जाएगी न बहुत ज़्यादा जाएगी। जितना मैंने पहले बताया था मैं उसी को कह रही हूँ, उतना ही जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग ना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।